हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें हम देखेंगे कि डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर्स होते क्या हैं, कितने अपॉइंट करने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें और उनकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या रहेंगी। ये लेक्चर सीरीज नवंबर 21 वालों के लिए है। मई 21 वाले भी देख सकते हैं, लेकिन इस लेक्चर सीरीज में हम पूरा सब्जेक्ट डिटेल में कवर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि रोज वीडियो डालूं, ठीक है। अब अपन को सबसे पहले पढ़ना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल लो या बोर्ड बोल लो, ये होते हैं कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स। अब कलेक्टिव बॉडी से तो आप समझते हैं मतलब क्या होता है, लेकिन डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है? अब डायरेक्टर्स को कंपनी एक्ट के हिसाब से क्या बोलते हैं? जो डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी के बोर्ड में अपॉइंटेड होते हैं। बस जो पर्सन कंपनी के बोर्ड में अपॉइंट है वो डायरेक्टर है। अब भैया डायरेक्टर का काम क्या होता है? क्या होता है, डे टू डे अफेयर्स में शेयर होल्डर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते ड्यू टू कॉन्स्ट्रेंट्स इन टाइम, है ना, क्योंकि भाई सब लोग फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पाते वहाँ पर और सब लोग के पास जरूरी नहीं इतना टाइम हो। कुछ लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही शेयर होल्डर बनते हैं। आई बात समझ में? तो क्या है, कुछ स्पेसिफिक लोगों को अपन अपॉइंट कर देते हैं जो कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज का कैरी फॉरवर्ड करते हैं, मतलब कि कंपनी को पूरा चलाते हैं। उनके पास भी लिमिटेड पावर्स रहती हैं, तो वो भी अपन को देखना है इसमें। अब जो लीगल पोजीशन क्या होती है डायरेक्टर की? डायरेक्टर 3 पोजीशंस पे काम करते हैं। कभी वो एजेंट रहते हैं कंपनी के, कभी वो ट्रस्टी रहते हैं कंपनी के, कभी वो ऑफिसर रहते हैं। ऑफिसर से मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय है। अब सबसे पहले ऑफिसर एम्प्लॉय का मतलब देख लेते हैं। ऑफिसर से ये मतलब है कि जब आप डायरेक्टर को अपॉइंट करोगे तो आप कैसे अपॉइंट करोगे? उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करोगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है वो। सेक्शन 2 सब सेक्शन 59 ऑफ कंपनीज एक्ट में ऑफिसर की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें डायरेक्टर को भी इंक्लूड किया गया है। इसलिए अपन डायरेक्टर्स को ऑफिसर भी बोलते हैं। अब एजेंट भी होते हैं डायरेक्टर, है ना, इसलिए उन पे लॉ ऑफ एजेंसी के भी रूल्स लग जाते हैं। और ट्रस्टी, अब वो ट्रस्टी कब होते हैं? जब वो सेफगार्ड करते हैं कंपनी की प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो उनकी ये 3 फंक्शन होते हैं, ये आपको और डिटेल में समझ में आएंगी, लेकिन अपन समझते हैं डायरेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं और रखने ही क्यों है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेक्शन 149 बोलता है कि एवरी कंपनी शैल हैव टू कंस्टिट्यूट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेक्शन 149 ने बोला है, इसलिए अपन लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने लोग होने चाहिए पहले तो ये देख लेते हैं। अगर कोई पब्लिक कंपनी है उसमें 3 डायरेक्टर हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनी है उसमें 2 डायरेक्टर हो सकते हैं, और 1 पर्सन कंपनी है उसमें 1 डायरेक्टर हो सकता है। अब ये डायरेक्टर हो सकते हैं का मतलब क्या? इतने डायरेक्टर मिनिमम होने ही चाहिए। 3 से ज्यादा हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। 2 से ज्यादा हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। ओपीसी में 1 डायरेक्टर से ज्यादा हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ये मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात है। अब मिनिमम सबसे पहले तो एक और चीज समझिए, डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स बन कौन सकता है? सिर्फ इंडिविजुअली डायरेक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं। अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, फर्म है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, वो डायरेक्टर का रोल प्ले नहीं कर सकते, भले ही वो शेयर होल्डर या मेंबर क्यों ना हो, ठीक है। अब एक पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि डायरेक्टर का शेयर होल्डर होना जरूरी है क्या? तो इसका आंसर है नहीं, डायरेक्टर को शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है। अभी आप सीए फाइनल में हैं तो आपको मालूम होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मेंबर्स नहीं होते हैं, उनके पास शेयर्स नहीं होते, तब भी वो डायरेक्टर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टर होने के लिए शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है। आई बात समझ में? अब बहुत टाइम पहले आपने कंपनी लॉ पढ़ा होगा इंटर में, इसलिए अपन देख लेते हैं पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है, प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है क्या होता है, 1 पर्सन कंपनी का मतलब क्या होता है। तो आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है? एक कंपनी जो अपने आर्टिकल से रिस्ट्रिक्ट करती है, क्या चीज है? रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। उसके बाद मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में? 200 मेंबर्स हो सकते हैं, एक्सेप्ट 1 पर्सन कंपनी, है ना। 1 पर्सन कंपनी का मतलब क्या होता है? सिर्फ 1 पर्सन वाला, तो उसमें मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? एक ही मेंबर हो सकता है, ठीक है। अब आपको अगर याद आ रहा हो, जब अपन ये 200 मेंबर्स का देखते थे, तो उसमें अपन देखते थे अगर किसी ने एक शेयर ज्वाइंटली होल्ड कर रखा हो, तब उनको अपन
सिंगल मेंबर की तरह काउंट करेंगे इस 200 की लिमिट को देखने के लिए। उसी तरह अगर एक कोई पर्सन है जो एम्प्लॉयमेंट में है, उसके पास शेयर्स भी है, मतलब वो मेंबर भी है, तब हम उसको काउंट नहीं करेंगे। और ऐसे ही कोई पर्सन जो पहले एम्प्लॉय था और मेंबर भी था, अब वो एम्प्लॉय नहीं है और लेकिन मेंबर स्टिल है, मेंबर भी है, अभी है, तब भी उसको अपन काउंट नहीं करेंगे इस 200 के लिमिट के लिए। और प्राइवेट कंपनी आर्टिकल से रिस्ट्रिक्ट क्या करती है? इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स एनी सिक्योरिटीज। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसको पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी थी? कोई जो कंपनी है, अगर प्राइवेट कंपनी नहीं है तो वो पब्लिक कंपनी है। ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई होल्डिंग कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी है और इसकी सब्सिडरी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, तब भी वो सब्सिडरी कंपनी डीम्ड पब्लिक कंपनी बन जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, भले ही वो सब्सिडरी कंपनी अपने आर्टिकल्स में प्राइवेट कंपनी हो। क्या बोल दिया सर आपने? इसका मतलब समझो क्या है। अपनी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, अपन सब्सिडरी की बात कर रहे हैं, वो एक प्राइवेट कंपनी है। अब वो अपने आर्टिकल्स के हिसाब से प्राइवेट कंपनी है, तो वो अपने लिए भी क्या हो जाएगी? प्राइवेट कंपनी। लेकिन अपन एक कंडीशन देख रहे हैं जिसमें वो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाएगी। अब वो पब्लिक कंपनी कब बन जाएगी ऐसे में? जब वो किसी ऐसी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी है जो प्राइवेट कंपनी के अलावा कोई सी कंपनी है। आई बात समझ में? आई होप आपको क्लियर हुआ हो। 1% कंपनी तो समझ ही गया। 1% कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी ही होती है जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं? 1 हो सकते हैं। ठीक है ना? डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं 1% कंपनी में? कितने ही डायरेक्टर हो सकते हैं 1% कंपनी में? ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। अपन ने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स देख लिए, पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2, 1% कंपनी में 1। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं 15। लेकिन अगर आपको 15 से ज्यादा डायरेक्टर चाहिए तो आपको उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कंपनी में। आई बात समझ में? लेकिन ये जो 15 डायरेक्टर्स का ये जो लिमिट है, उसके लिए दो एक्सेप्शन है। दो टाइप की कंपनीज पे ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। वो कंपनी कौन कौन सी है? गवर्नमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी। कौन कौन सी? गवर्नमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है। अब लेकिन उनको भी एक गवर्नमेंट कंपनी को और एक सेक्शन 8 कंपनी को ये एग्जामेशन क्लेम करने के लिए भी दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। कौन कौन सी है वो दो कंडीशन? कि भैया उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल हो, मतलब उसमें कोई डिफॉल्ट ना हो, और एनुअल रिटर्न में भी कोई डिफॉल्ट ना हो। यही चीज आपको गवर्नमेंट कंपनी में फॉलो करनी है और यही चीज आपको सेक्शन 8 कंपनी में फॉलो करनी है। अगर आपके 9 नंबर डिफॉल्ट है तो आपको 149 बी से एग्जामेशन नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? आई होप आपको क्लियर होगा ये। इसके बाद वुमेन डायरेक्टर का क्या रहता है? वुमेन डायरेक्टर रखना जरूरी है कुछ स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज को। अब वो स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी कौन सी है? हर लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी के पास एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। और एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा हो। ठीक है, आई बात समझ में? अगर एक कोई कंपनी जिसका टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा हो गया तो उसे एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब उसके बाद एक बहुत अच्छी चीज बताई गई है। उसमें यह बताया गया कि अगर एक कंपनी जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है लेकिन वो इनमें से कोई सी कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो उन्हें अपने इनकॉर्पोरेट होने के 6 महीने के अंदर ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। अब वो कैसे? मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म थी, उसका टर्नओवर 300 करोड़ था, 300 करोड़ से ज्यादा था। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है पार्टनरशिप फर्म का 300 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर। तो क्या हुआ? अब उन्होंने उसको कंपनी बना लिया। अब उस कंपनी का तो टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है ही है। तब क्या करेंगे? तब अपन क्या करेंगे? 6 महीने के अंदर उसको अपन फुलफिल करेंगे, ये वाली कंडीशन, वुमेन डायरेक्टर अपन अपॉइंट करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद
क्या होगा, इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर, इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर। अब क्या होता है, अगर इंटरमिटेंट वैकेंसी आ जाती है, फॉर सपोज अपन ने जो वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर दी थी उसकी डेथ हो गई, ठीक है ना, तो क्या अपन को वैकेंसी फिल करनी है, कब तक फिल करनी है, उसकी वैकेंसी फिल करनी है अपन को या तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तक, इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तक, या फिर 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी विच एवर इट इज, या तो 3 महीने बाद तक, या फिर जब अपनी नेक्स्ट इमीडिएट बोर्ड मीटिंग होती है विच एवर इज लेटर, इन दोनों में से जो भी बाद में होगी उस तक अपन को वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी फिल कर देनी है। अब ये कैसे होगा, अब मान लीजिए आपने को जो एग्जांपल दिया है उसमें 17 मार्च 2019 को अपने डायरेक्टर शीतल की डेथ हो गई। अब अगर आप अपन उसको चेक करें कब होना चाहिए, अब 13 मार्च अगर आप 3 मंथ निकालो तो निकलेगा 16 जून, कितना निकलेगा 16 जून, है ना। आप अपन को फुलफिल क्या करना चाहिए, तो 3 महीने या 3 महीने के अंदर, या फिर नेक्स्ट इमीडिएट बोर्ड मीटिंग विच एवर, इन दोनों में से जो लेट होगी उस तारीख तक अपन को वैकेंसी फिल कर देनी है। तो इन लोगों ने बोर्ड मीटिंग करी 25 जून को और 3 महीने कंप्लीट कब हो रहा है 16 जून को। अब इन दोनों में से जो लेट है उस तारीख तक अपन को वैकेंसी फिल कर देनी है। तो ऑब्वियसली 25 जून 2019 लेटर आती है तो अपन को उस तारीख तक फिल कर देनी है। आई बात समझ में, ठीक है। अब अपना रेसिडेंट डायरेक्टर का क्या प्रोविजन है। रेसिडेंट डायरेक्टर सिंपल से वो डायरेक्टर होता है कंपनी का जो 182 डेज फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में स्टे करता है, ठीक है। और हर कंपनी के पास एक एटलीस्ट डायरेक्टर ऐसा तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ये अमेंडमेंट आई है 2018 में। इससे पहले क्या था, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर छोड़ के की जगह था प्रीवियस कैलेंडर ईयर। मतलब एक पर्सन अगर पिछले साल 182 डेज रहा हो तो वो इस साल के लिए रेसिडेंट डायरेक्टर बन सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब इसमें क्या है, आपको उसी साल 182 डेज रहना चाहिए पड़ेगा। तो अब इससे क्या चेंज आ गया, अगर आपकी कंपनी है तो आपके डायरेक्टर को इस साल फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा। बिल्कुल बात समझ में आई आपको। लेकिन अगर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो ये जो कंडीशन है आप प्रोपोर्शनलिटली देखेंगे। मतलब कि अगर मान लीजिए एक साल में 182 डेज रहना है, मान लीजिए आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए ही 6 महीने हुए हैं, तब आप प्रोपोर्शनेटली इसको फुलफिल करेंगे। मतलब आधा टाइम फुलफिल, आधा टाइम रहे तो आप आधे टाइम आधी कंडीशन ही फुलफिल करेंगे। 182 का आधा करेंगे अपन तो कितना आएगा 91 डेज। तो अपन को सिर्फ ये 91 डेज ही रहना है अपने डायरेक्टर को यहाँ पे। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या होते हैं, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्या होता है, अपना जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है हो सकता है वो शेयर होल्डर हो, है ना, उसका अच्छा सब्सटेंशियल स्टेक हो उसमें कंपनी में, है ना। अब वो क्या कर सकता है, कुछ डिसीजन ऐसे हो सकते हैं जो अपने डायरेक्टर के बेनिफिट में है ना, लेकिन कंपनी के बेनिफिट में नहीं है। ऐसा कब हो सकता है, मान लीजिए एक डायरेक्टर है ए, उसकी कंपनी है एक्स, वो एक्स में भी डायरेक्टर है वाई में भी डायरेक्टर है ना, दोनों में उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अब एक्स ने एक टेंडर निकाला है, एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है वो लोगों से, ठीक है ना, सप्लायर ढूंढ रही है अपने लिए। तो भाई अब वो सप्लायर, अब जो डायरेक्टर है हो सकता है वो क्या फोर्स करे कि आप मेरी दूसरी कंपनी वाई को ही सप्लायर बना लो, है ना। अब इससे क्या होगा, जो यहाँ पे प्रॉफिट, जो यहाँ से उसकी पेमेंट होगी वो उसी की कंपनी को चली जाएगी, और वो यहाँ से हो सकता है कि ज्यादा कॉस्ट पे अपना चले गुड्स ले वाई से। तो ये किसके इंटरेस्ट में तो है, ए के इंटरेस्ट में तो है, लेकिन पूरी कंपनी एक्स के इंटरेस्ट में नहीं है। इसी को इंटरेस्ट को बैलेंस करने के लिए अपन के पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या करता है, कंपनी के इंटरेस्ट में सोचता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्या क्वालिफिकेशन रहेंगी, क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, वो हम आगे इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब इंटरेस्टेड डायरेक्टर क्या होता है, कोई डायरेक्टर अगर एक ट्रांजेक्शन में इंटरेस्टेड है तो वो इस ट्रांजेक्शन के लिए इंटरेस्टेड डायरेक्टर बन जाता है ना। और अगर किसी ट्रांजेक्शन में आप इंटरेस्टेड हो तो आपको अप्रोप्रिएट टाइम पे अप्रोप्रिएट फोरम में अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब जैसे अपना जो अभी अपन एग्जाम्पल लिया, उस ट्रांजेक्शन में ये इंटरेस्टेड डायरेक्टर है। अब क्या होता है, अगला पॉइंट है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होते हैं।
अब ये तो आपने सुना होगा। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होते हैं? जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में रहते हैं, जो कंपनी के मैनेजिंग, कंपनी की रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए? मैनेजिंग डिफरेंट बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में कौन कौन आता है? होल टाइम डायरेक्टर रहता है, मैनेजिंग डायरेक्टर आता है। ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स काय में आते हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या करते हैं? सिर्फ बोर्ड मीटिंग्स में आते हैं, बोर्ड डिस्कशंस में आते हैं। नॉमिनेट डायरेक्टर्स भी उसी का पार्ट है। अब तब किसी ने याद आ रहा हो, अगर किसी ने इंटर में पढ़ा हो, वो आपने पढ़ा होगा कहीं पे कि अगर चेयरमैन, बोर्ड का चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 1/3 एग्जीक्यूटिव, 1/3 इतने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। या फिर अगर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 50% लोग कैसे होने चाहिए? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। ये सब कंडीशन है, लेकिन वो यहाँ पे क्यों नहीं लिखी हुई है? क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013, वो एलओडीआर की रिक्वायरमेंट्स है, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट्स है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कब अपन सेबी एलओडीआर का पढ़ रहे हैं, कब अपन कंपनीज एक्ट का पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। इसी के साथ ये अपन का स्टार्टिंग वीडियो था, अपन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी जहाँ पे आप अपडेटेड रह सकते हैं। ठीक है ना। मैं आपको बताता रहूँगा कब कैसी क्लास चलती रहेगी। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में बाकायदा। और अब ये जो सीरीज़ है, लेक्चर सीरीज़ है, ये चलती रहेगी। थैंक यू।